हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम इस वीडियो में एडिटोरिया का सेट नंबर 6 देखने का प्रयास करेंगे। हमने इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। अगर आपने वहां से प्रैक्टिस कर लिया तो ठीक है, अन्यथा आप यहां से भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट हम करवा देंगे। बिना किसी समय बर्बादी के हम चलते हैं टू द पॉइंट, प्रश्न की ओर। प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे दिया गया। तो चूंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा डिस्कशन। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो दिया गया है, ये कौशिक बसु को दिया गया है। और ये 2009 से लेकर के 2012 तक जो थे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, ये कौशिक बसु, इन्हें दिया गया हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है। और रेबीज जो होता है ये विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। और इस वर्ष 2021 में जो रेबीज का थीम रहा रेबीज दिवस का, वो था फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीजेज फैक्ट्स नॉट फियर। और याद रखेंगे कि भारत का जो पहला राज्य बना है, गोवा बना है, जो रेबीज मुक्त हो गया है। जबकि टीबी मुक्त घोषित हुआ है लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हुआ है, ये कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूटी बना है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बिहार में किया गया है, नालंदा में। और इस वर्ष का जो थीम रहा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का, वो था बौद्ध धर्म में साहित्य। चौथा प्रश्न है, भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट है। तो भारत में जो सबसे अधिक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, टोटल 8 है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे अधिक जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो कहाँ है, तो गुजरात में। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, ये हुआ था सन 1971 में। 11 वर्ष के बाद 1982 में भारत भी इसमें शामिल हो गया। 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। और याद रखेंगे कि रामसर साइट भारत में कितने हो गए, अब 48 हो गए हैं। पहले 46 थे, लेकिन आज से 2 दिन पहले एक डाटा में चेंज हो गया है, 48 हो गया है। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत सरकार ने जो है 2024 तक स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। और घर घर जो है नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भी 2024 तक है। केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कपास पे जो है सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था सन 1992 में किया गया। वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं ये है रेखा शर्मा। जबकि पहली बार जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी वो थी जयंती पटनायक। तो दिए गए विकल्प में रेखा शर्मा सही होगा। हाल ही में केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो मार्था कुम जो है केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। 9वां प्रश्न देखते हैं कि 9वां प्रश्न है कि हेलिना क्या है। तो हेलिना जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को कांड न दे करके उन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता रखना चाहिए, स्टैटिक जीके के पोर्शन में और हिस्ट्री के पोर्शन में भी आ सकता है ये। तो ये जो काकोरी कांड की जो घटना हुई थी सन 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया। तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किया गया है ये जो है उत्तराखंड के द्वारा। लेकिन राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में पूछा जाए तो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है ये। जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं। तो ये जो कानून और न्याय मंत्री बने हैं ये किरण रिजिजू बने हैं। भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है। तो ये भुवनेश्वर में भारत का पहला शतरंज अकादमी स्थापित किया गया है। हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया। तो हिट कोविड ऐप जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया। जबकि एग्जिट ऐप लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल ने। भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने रूस के साथ AK-103 राइफल खरीदने हेतु समझौता किया है।
हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो ये अंगूर का जो है किस्म है ARI 516। लेकिन MACS 1407 अगर पूछा जाए, MACS 1407 जो है ये सोयाबीन की किस्म है। कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये उत्तरी कोरिया जो है ये कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश बना है। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए कि ये नगोया जापान में होगा, जबकि 19वां एशियाई खेल जो 2022 में होगा ये हांगझोउ चीन में होगा। तो 20वां पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी जापान का नगोया शहर होगा सही। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना? तो विजेता रहा न्यूजीलैंड और भारत को इसमें पराजित करके इन्होंने जीता है। तो प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये इसमें न्यूजीलैंड ने जीता। आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, भारत को हराया। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता हैं, जबकि भारत के 70वें अगर पूछा जाता तो ग्रैंड मास्टर थे राजा ऋत्विका। 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया है, ये चीन ने लॉन्च किया है और इसका नाम होगा गुआंगमू। इसका याद रखेंगे, नाम हो जाएगा गुआंगमू। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अबॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शंकर आचार्य ने लिखा है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अबॉर्ड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 इसमें जो है पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 87वां और टॉप पे जो रहा वो स्वीडन रहा। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन, मतलब कहने का मतलब 4th रैंक जो है भारत को मिला है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। जबकि FDI प्राप्तकर्ता में पूछा जाए तो भारत का स्थान 5वां। सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है अमेरिका को, लेकिन भारत में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन बना है? तो IMF में जो शामिल होने वाला 190वां देश बना है वो है अंडोरा। और याद रखेंगे कि ये जो IMF स्थापित किया गया था सन 1945 में स्थापित किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ये 1969 से 1974 तक। याद रखेंगे कि इसरो भी सन 1969 में ही स्थापित हुआ था 15 अगस्त को, और 1969 से 74 के बीच जो है चौथी पंचवर्षीय योजना रही और यह जो था RD गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अंतरण आय क्या होती है? तो अंतरण आय जो होती है ये क्या है? अनअर्जित आय होती है। अंतरण आय क्या है? कि अनअर्जित आय होती है। सबसे पहले खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया गया? तो सबसे पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया ये 1964 में किया गया। और हाल ही में जो सब्जियों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा किया है यह किसने किया है? तो केरल ने है। पूछा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करता है। आप याद रखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि एक सरकार के द्वारा एक कम से कम वैसा रेट जिससे नीचे किसान नहीं बेच सकता है किसी भी अपने उत्पाद को, तो उसको कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। पेट्रोल और कार के बीच मांग का संबंध क्या होता है? तो पेट्रोल और कार के बीच जो मांग का जो होता है संतुलन, मतलब ये मांग में जो संबंध होता है ये ऋणात्मक होता है, क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाए तो कार की मांग में भी गिरावट देखी जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक। वाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? तो याद रखेंगे कि वाई के अलग समिति जो है इन्होंने गरीबी और मतलब कि गरीब कौन है वो निर्भर किया कि कितना कैलोरी उसे ऊर्जा प्राप्त हो पाता है। तो इसके लिए क्या है, मतलब 2 अलग अलग मानदंड दिए गए, जिसमें शहरी क्षेत्रों में वैसे लोगों को गरीब माना गया जिन्हें 2100 कैलोरी से कम मात्रा प्राप्ति हो,
जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2400। तो अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, तो ग्रामीण क्षेत्र में वैसे लोगों को गरीब माना गया जिन्हें प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसे गरीब माना गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी है। याद रखेंगे कि गोदावरी नदी की जो लंबाई है ये 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की कुछ सहायक नदी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और वैनगंगा, पैनगंगा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है ना ये सुंदर वन मतलब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, या कह सकते हैं मैंग्रोव वन में होगा। तो मैंग्रोव वन को ही ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया गया है। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो जीरो माइलस्टोन के नाम से जो प्रसिद्ध है वो नागपुर है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है? तो हिंदू कुश है, काराकोरम भी है और क्यूनलुन होगा, कुनबुन नहीं बल्कि क्यूनलुन होगा। तो इसमें दिए गए विकल्प सभी सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो क्षारीय मृदा होता है इसको कल्लर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि क्षारीय मृदा जो है भारत के कुछ क्षेत्र, अगर हम यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करने का अगर प्रयास करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, यहाँ उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जनरली जो क्षारीय मृदा है इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? तो कृत्रिम बंदरगाह और सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है ये चेन्नई है। चेन्नई जो है देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह और ये कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह, लेकिन देश का सबसे गहरा बंदरगाह पूछ लिया जाए तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि IR-20 जो है ये IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में है? तो IR-20 और रत्ना जो है ये धान की प्रमुख प्रजाति है। तो याद रखेंगे कि जया, पूषा, हेमा, राजेश्वरी, जया, पूषा, हेमा, राजेश्वरी ये सभी धान की नई किस्म है। और हाल ही में जो पूषा बासमती 1979 और पूषा बासमती 1985 एक किस्म हुआ है लॉन्च, ये भी जो है हाल ही में चावल का ही एक नया किस्म है जिसे बनाया गया है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दिए गए विकल्प में लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जबकि चेरापूंजी में होता है यहाँ पे 1148 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होता है। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो याद रखेंगे कि भूमि में उर्वरता बढ़ाने के लिए जो होता है गांठदार फसल जो होते हैं ये लगाए जाते हैं, खास करके दलहन वाला। दलहन में आपको दिए गए विकल्प में केवल एक विकल्प दिखाई देगा आपको, उड़द। तो दलहन वाले जो मुख्य रूप से फसल होते हैं वैसे फसलों को खेत में लगाने से उर्वरता में वृद्धि होती है। तो सी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, उड़द। आपको बताना है 40 का कुछ प्रश्न दिया गया है, कारखाना और राज्य बताना है ये कहाँ है। चलिए हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है, कोयली जो है गुजरात में है, नागपट्टिनम जो है नागपट्टिनम तमिलनाडु और नुमालीगढ़ असम में है। तो इस प्रकार जहाँ पे भी आपको विकल्प मिले उसे चेक कर पाएंगे। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखेंगे कि IUCN का जो है ये सन 1964 से ये जो है रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन करता है वो IUCN ही करता है सन 1964 से, जबकि 1963 में पहली बार जो है इसकी संकल्पना जो है पीटर एस्कॉट ने दिया था कि रेड डाटा बुक का संकल्पना। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि रेड डाटा बुक का संकल्पना का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो पीटर एस्कॉट ने दिया था 1963 में। लेकिन रेड डाटा बुक कब से जारी किया जा रहा है? तो सन 1964 से। ठीक है, और 1964 हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया। हमने पहले ही डिस्कशन के जरिए आपको क्लियर करवा दिया है कि भारत ने जो रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये सन 1971 में हुआ। इसके 11 वर्ष के बाद भारत आ गया, तो कितना हो जाएगा, 82 हो गया। तो आप इस तरह इसको याद कर पाएंगे कि 1 फरवरी 1982 को भारत जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल हो गया। और याद रखेंगे कि रामसर शहर जो है ये ईरान में है। वातावरण के जैविक और अजैविक घटक की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहेंगे, तंत्र है तो पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जैविक और अजैविक घटक के मध्य जो संबंध होता है उन सभी के परिणाम स्वरूप जो तंत्र विकसित होता है उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर झील किस राज्य में है, तो ये असम में है। असम का एकमात्र ये जो है झील है दीपोर, जो कि रामसर साइट में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें दिए गए विकल्प में कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 16 अक्टूबर दिया गया, तो 16 अक्टूबर नहीं होगा, 16 सितंबर होगा। खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन के लिए आप सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल क्या है कि राम श्याम से, ये राम है और ये श्याम, राम श्याम से 20% अधिक कमाता है। अगर श्याम 100 कमाता है तो राम 120 कमाता है। तो पूछ रहा है श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से, श्याम का वेतन कितना कम है, तो 20 कम है। कितना पे, 120 पे, और इसको कर देना है मल्टीप्लाई 100 थे। 20 से कटाइएगा तो 6 बार में कट जाएगा, इसको कटाइएगा यहाँ पे तो 50/3, तो इसको 16.2/3 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 16.2/3 मतलब 16.67, ये सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा मैथ है, इसको आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए मैथ का है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो यहाँ देखिए मिल्क है ना, तो ये मिल्क और ये वाटर है, ये मिल्क और वाटर का कितना अनुपात है, 7:3 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि टोटल 60 है ना, तो 7 3 10 हो गया, 10 6 के 60, इसका कह सकते हैं 6 हुआ 10, ये हुआ ना 7 3 10, 10 को हम 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 7 42। कह सकते हैं कि दूध जो है वो 42 है और ये जो है क्षेत्रीय के 18, तो ये 18 जो हो गया वाटर हो गया। कह रहा है इसमें अतिरिक्त 10 लीटर पानी और डाल दिया जाता है। तो क्या है रेशियो, क्या है, मिल्क बटे वाटर है ना, तो मिल्क मेरा कितना है 42 है, 42/18 कर दिए। उसमें कह रहा है कि फिर 10 लीटर और पानी जोड़ दें अगर हम, तो चलिए जोड़ देते हैं पानी। तो अब देखिए तो ये 42 हुआ ऊपर में, 42/18 और 10 करते हैं तो 28 हो जाएगा। इसको कटाइए आप, 7 से कटा देते हैं, 7 6 के 42, 7 8 56, 7 चौके 28 हो गया, यहाँ पे 28 है ना। फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 2 4, तो इसका 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 3 संख्या का योग 100 है। पहली संख्या तथा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए 3 संख्या मान लेते हैं, ये ए बी और सी है। इसमें क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है, तो ये 4:9 हो गया। फिर दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से 3:4 का रेशियो है, तो 3:4 है। सॉल्यूशन सिंपल है, यहाँ पे कीजिएगा 4 9 36 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 3 चौके 12। इसको आप जोड़ते हैं तो 6 7 13, 13 2 15, 30 20 50 10 60 15 75। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, यही योग हमने पूछा है ना, तो योग जो पूछा है तो कह सकते हैं कि 75 का ही वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 है। दूसरी संख्या हम जो निकाले थे कितना हुआ था, 27 हुआ था ना, तो 27 से मेरा x, ऐसे कर सकते हैं। 25 से कटाइए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटाइएगा इसका 9 बार में, 3 9 27, तो यहाँ की संख्या क्या हुआ 9 चौके 36। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36।
दूसरा पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या है संख्या का। आपको पता है कि बोर्डमास का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है। इकाई अंक निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पूरा संख्या निकालने का। 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, और उसके पीछे कुछ संख्या आएगा, हमको केवल इकाई अंक लेना है और इसमें भी इकाई अंक ही पहले जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब। यहाँ पे 512 है। अगर आपको घन कुछ याद होगा तो आपको मैं बता दूं कि 8 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 512, जहाँ तक मुझे याद है। अगर 8 का क्यूब 512 हो गया तो इससे ये पता चल गया कि ये जो घन का भुजा होगा 8 होगा। इसमें कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 × a² होता है, बटे 2 से कर देते हैं, 2 3 6 कटा देंगे। हमको 3 से गुना कर देना है किस में, 8 का स्क्वायर में। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 6 3 18, 19, तो 192 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। तो देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। ठीक, सॉरी अनुच्छेद, ये जो अनुसूची है ये 5 में उल्लेख है। यहाँ देखिए एक चीज़ क्लियर कर ले कि असम, मेघालय, त्रिपुरा प्लस मिजोरम, इन राज्यों के बारे में, इन राज्यों के जो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में प्रशासन होगा तो वो हो जाएगा 6ठी अनुसूची। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट अगर ये पूछ लिया जाए केवल कि अनुसूचित क्षेत्र जाति और जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किसमें है तो इसका जवाब हो जाएगा 5वीं अनुसूची। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसका। सूची 1 को 2 से टैली करना है, बताना है क्या सही है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इसमें कहीं कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है तो भाग 3 में होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य, चूंकि पता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थे, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लाया गया और इसे भाग 4 का क में रखा गया है। तो भाग 4 का क यहाँ हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। उसके बाद निर्वाचन है, तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है भाग 15 में है, तो भाग 15 में यहाँ नजर आ रहा है। और आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से प्रभावित है और ये हो जाएगा भाग 18 में। 17 में हो जाएगा राजभाषा से संबंधित रिलेटेड कुछ बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। तो दिए गए विकल्प में न्यायिक समीक्षा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान लिया गया भारत ने ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, आप ध्यान से सुने, हम आपको क्लियर करके बता दें कि राज्य का जो मंत्री परिषद होता है ना ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा। जब तक ये ना पूछा जाए कि व्यक्तिगत या सामूहिक तो आपको जवाब देना है विधानसभा। लेकिन जैसे ही लग जाए कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, फिर भी विधानसभा। लेकिन राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा तो ये राज्यपाल के प्रति होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बने जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उनकी उम्र जो होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। अब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि 18 वर्ष क्यों नहीं। 18 वर्ष आप अगर क्रॉस कर लेते हैं, 18 वर्ष की आयु अगर पूरा कर लेते हैं तो आपको मतदान का अधिकार मिलता है, ना कि चुनाव लड़ने का। तो अगर आप मतलब कि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, मतलब सदस्य के रूप में अगर आप उसका कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष और ऊपर जितना भी हो सके। जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक उसी तरह विधानसभा विधान परिषद कर लीजिए, क्योंकि राज्य में जो विधानसभा है वो निम्न सदन है, इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष और राज्य की जो विधान परिषद होगी उसमें जो न्यूनतम आयु सीमा होगी वो 30 वर्ष। निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये जो याद रखेंगे किसके तहत क्या हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में भाग 9 में 2 अनुच्छेद जोड़ा गया, 243 और 243 का 9, मतलब 243 का क से लेकर के 9 तक अनुच्छेद जो है ये बताता है पंचायती राज के बारे में। 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है, ये याद रखेंगे आप। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कानून के समक्ष समानता बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भी सही है। भाषण देने की स्वतंत्रता, क्योंकि अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है अपना शिक्षा संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये प्रतिबंध लगा दिया तो फिर अधिकार किस बात का, तो ये गलत है, इसका सही विकल्प नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग को जो हटाने का जो प्रावधान होता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, तो दिए गए विकल्प में कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को जो हटाएगा, ये देखिए निर्वाचन आयुक्त कह रहा है, मुख्य नहीं। एक जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त अलग होंगे, ठीक है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रावधान ये होता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, ये राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे इसको हटाने के लिए, तब हटाया जा सकता है। अगर अब मान लीजिए कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए प्रावधान है कि जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ये वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। चलिए देखते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो चूंकि अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर ये पूछा जाता इनमें से कौन असत्य है तो हम इसको छांट सकते थे, लेकिन एक तर्क है इसके पीछे, वो हम आपको देकर के संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसे जान लेंगे कि जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक है। क्योंकि वित्त आयोग का जो है ये 280 में उल्लेख है ना, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सही है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है तो ये सही है। उसके बाद वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। इसमें देखिए वित्त आयोग को जो है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको पता होगा 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और जो है लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ये भी सही है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 1 मुख्य सदस्य होते हैं और 4 अन्य सहायक होते हैं। तो ये वित्त आयोग में 5 सदस्य दिए गए विकल्प में सभी सही है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, अगर सच में पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करते हैं किन्हीं को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको कुछ लाभ होगा, तो निश्चित तौर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि हम आपको बहुत कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज स्थापित करने का जो सबसे मुख्य प्रावधान रखा गया था, मुख्य शर्त क्या थी, ग्राम सभा। तो इसका पंचायती राज का जो मुख्य भाग पूछा जाए या मुख्य अंग पूछा जाए तो ये ग्राम सभा है। निम्नलिखित में कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है। यहाँ पे हम आपको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ करवा देंगे। तो यहाँ कह रहा है कि सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कि ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ये अपना रिपोर्ट जो देंगे उस पर कौन जाँच करता है। तो सीएजी जो अपना रिपोर्ट जाँच करेगा ये लोक लेखा समिति जाँच करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति क्या है। तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सब के सब लोकसभा के होते हैं, और यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति जो है इसमें 15 + 7 का कॉन्सेप्ट है। तो 15 सदस्य इसमें राज्यसभा के और 7 सदस्य जो होंगे ये लोकसभा के होते हैं।
लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। और याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति, और यहाँ सब हम टैली करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएजी जो है, मतलब भारत के ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, किसके मित्र, गाइड और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं। सीएजी जो अपना रिपोर्ट देता है वो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति इस पे जांच करेगा, और लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट सौंपता है ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। इतना प्रश्न यहाँ से बनता है जो हमने आपको करवाने का प्रयास किया है। और याद रखेंगे इसमें जो 15 + 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य कहा जाता है। यही कारण है कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो जहाँ तक मुझे याद था वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। किले और खरी को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो मोटे तौर पे देख ले तो याद रखेंगे चूँकि 1290 से 1320, ठीक है, 1290 से 1320 ये खिलजी वंश का काल था। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, और इन्होंने ही किलो खड़ी या कैलूगढ़ी को राजधानी बनाया था। 1290 में हुआ ना, 6 वर्ष के बाद मतलब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, और इसने अपने ससुर एवं चाचा, कहने का मतलब है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे इनके चाचा भी थे और ससुर जी भी, तो उनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में गद्दी पर बैठ गया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खां था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। हम आपको एक यहाँ पे 2 अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद पूछा जाता है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था? तो ये था सैयद वंश। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था ये 1398। देखिए तैमूर बोल रहे हैं ना, तो ये वाला डाटा तो याद रह ही जाता है, लेकिन इधर हम भूल जाते हैं कि क्या होगा एक्चुअली। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है ये खिज मतलब कि सैयद वंश का नींव पड़ा, और सैयद वंश के जो शासक थे इन्होंने अपने को सुल्तान को उपाधि नहीं दिया, बल्कि ये रैयत-ए-आला को उपाधि लिया सैयद वंश के शासकों ने। अकबर ने बिहार को कब जीता? तो चूंकि 1574 से 76 में अकबर ने आक्रमण किया था, तो केवल एक ही विकल्प में नज़र आ रहा है 1574, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कि यहाँ पे जो बिहार विजय के लिए जो भेजा था अकबर ने, वो भेजा था मुनीम खां को अकबर ने। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बिल्कुल शून्य लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा कि ये शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास बनवाया, दिल्ली में लाल किला बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, आगरा में मोती मस्जिद बनाया, ताजमहल बनवाया, इत्यादि बहुत सारे काम किए गए इनके द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत, देखिए अब यहाँ से हम आपको लगभग 5-6 प्रश्न एक साथ करवाने का प्रयास करेंगे। परम भागवत की उपाधि जो धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक और विक्रमांक उपाधि दिया गया। आप एक कल्पना कीजिए, समुद्र पार करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इनमें से किसका उपाधि प्रक्रमांक था? तो समुद्रगुप्त। समुद्र को पार करना है मतलब समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक का भी उपाधि मिला था। प्रक्रमांक और विक्रमांक याद रखेंगे, दोनों एक ही प्रकार का साउंड लग रहा है ना, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, विक्रमांक, परम भागवत इत्यादि को उपाधि लिया, और इसे कविराज भी कहा गया है समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और इतिहासकार स्मिथ ने इसको मतलब परम भागवत को उपाधि धारण करने वाले शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है इतिहासकार स्मिथ ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये टॉलमी ने लिखा है भारत का भूगोल नामक पुस्तक। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण है? तो याद रखेंगे ये यजुर्वेद का है। हम यजुर्वेद पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? यश पढ़ते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में हो जाएगा शतपथ और तैत्तिरीय, ये दोनों यजुर्वेद का ब्राह्मण है।
विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें, कुल मिलाकर के 5 ही पुराण में राजाओं की वंशावली का पता चलता है, जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, उसके बाद भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण। तो कुल 5 पुराण में ही राजाओं की वंशावली का पता चला है, जिसमें विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिला है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी मिला है, और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता चला है। तो याद रखेंगे कि इस ऐसा कल्पना कीजिए, वायु को हम देख नहीं पाते हैं, गुप्त रहता है, तो कह सकते हैं वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपको टाइम पीरियड पता होगा इस युद्ध का तभी पता हो पाएगा आपको। चूँकि 1767-69 में हुआ था पहला, दूसरा हुआ था 80-84 में, तीसरा हुआ 90-92, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767-69 में लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 में। चूँकि पता होना चाहिए आपको कि 1775 से 82 का जो पीरियड था ये वारेन हेस्टिंग का पीरियड था। तो इसी काल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तीसरा पूछा जाएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, चूँकि 1786 से 93 का काल जो था ये कॉर्नवालिस का रहा। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान के पिताजी जो थे मारे गए, हैदर अली। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था? तो ये जो कहा था LER रीज ने कहा था कि धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, जबकि 1857 के विद्रोह को तुरंत जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया था डिजरेली ने, जबकि TR होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच एक संघर्ष था। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन ठीक इसका उल्टा किसने क्या दिया? RC मजूमदार। RC मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम थी, ऐसा कहा था RC मजूमदार ने। आपको बताना है कि नौसेना के विद्रोह 1946 बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में गठित किया गया जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के द्वारा, ये भी सही है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931 में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को जो हुआ था ये पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट पूछा जाता है किसके मध्य? तो ये अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच हुआ था, और ये यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था। इसमें क्या था? दलितों को अलग वर्ग मान करके उन्हें 71 सीट दिया गया था, इसी का गांधी जी विरोध किए। तो फिर उनको क्या हुआ कि जो पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932, उसके तहत क्या किया गया कि गांधी जी ने इन्हीं मतलब कि सामान्य वर्गों में से ही 148 सीट दे दिया दलितों को, 71 की जगह 148। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि पूना समझौता के बाद दलित वर्गों को कुल कितने सीट आवंटित किए गए? तो 148। पहले कितना था? 71, उसके जगह दिया गया 148 सीटें। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये जो है 12वां अधिवेशन था। अगर आपको क्रम याद नहीं होगा तो इस भी याद होना चाहिए आपको, चूँकि 1896 में जो है हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कोलकाता अधिवेशन। यहीं पे जो है पहली बार 11वां मतलब ये जो 12वां अधिवेशन था कोलकाता, वंदे मातरम गाया गया था इसमें, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कौन सा क्रम है। 1918 तक जो है 1918 तक जितना हुआ इसमें से आपको 1884 घटा देना है क्रम निकालने के लिए, या फिर 85 घटा करके आप एक जोड़े या 1884 घटा दें। ऐसा इसलिए क्योंकि कौन सा क्रम पूछ रहा है ना, चूँकि 1918 तक जो है अपने एक सीक्वेंस में ही कांग्रेस का अधिवेशन चलता रहा, और कांग्रेस स्थापित तो हुआ ही था 1885 में 28 दिसंबर को। तो इस क्रम में अगर आपको निकालना चाहेंगे, अगर कुछ घटना याद हो तो आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण जो है ये विलियम कैरी ने 1818 में ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, और ये बांग्ला भाषा में छपने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। तो इसके संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी थे।
तो ये जेम्स ऑगस्टस सिक्की के बारे में याद रखेंगे कि भारत का जो पहला समाचार पत्र अगर पूछा जाए तो वो था जेम्स ऑगस्टस सिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था बंगाल गजट 1780 में। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? इस प्रश्न को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आपने लूसेंट पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग जवाब कुछ और है। मैं आपको दो विकल्प इसको काट देता हूँ, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सही होगा। इसे मैं काट देता हूँ, उसके बाद ये विकल्प मैं काट देता हूँ। आपके सामने बी और डी दिया गया है, आप इसका कमेंट करके उत्तर हमको बताइए कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है अगर आपने पढ़ा होगा। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हूबहू क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं आगे। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि क्या होता है कि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद जो होते हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? तो याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि जी मतलब स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है, पूछ रहा है किसका वैल्यू कहाँ कम होगा। तो ये मान लीजिए हमने पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी को हम गोल तो नहीं कर सकते हैं, ये हमारा विषुवत रेखा पर जो होता है पृथ्वी, यहाँ पे जी का वैल्यू सबसे कम, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, इस पे सबसे कम, और ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट जैसे होगा ना, तो इसमें आपको दो रखना है, पारा होगा प्लस आर्गन होता है, इसमें दो ही। लेकिन अब इसमें कंडीशन आपको दे दिया जाएगा कम दाब या उच्च दाब। तो याद रखेंगे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में जो भरा जाता है वो आर्गन के साथ पारा भरा जाएगा और कम दाब पर। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हमको, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव को जो दर्शाएगा ये दूध और पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। प्रकाश की किरण को फैलाना को ही टिंडल प्रभाव कहेंगे, और ये टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो पाई जाती है ये डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्राणी में त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं? त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है ये सरीसृप में भी पाया जाता है और उभयचर में भी पाया जाता है, दोनों सही है। क्योंकि त्रिकोष्ठीय पूछ रहा है, मत्स्य इसलिए नहीं होगा, मत्स्य में दो होता है। आप कल्पना कीजिए कि ये मछली है, ठीक है, और इसके बीच से ऐसे हड्डी रहता है, ठीक है, आप इसके दोनों अलग अलग पार्ट को खाते हैं, तो कह सकते हैं मत्स्य वर्ग जो है द्विकोष्ठीय हृदय का प्राणी है, जबकि मानव जो है ये चार कोष्ठीय होता है। उभयचर और सरीसृप में जो होता है दो आलिंद होता है और एक निलय होता है, और जो मत्स्य वर्ग होता है इसमें इसके दो कोष्ठीय हृदय होते हैं। और मानव, और याद रखेंगे कि मानव और जितना भी स्तनपायी है इन सभी में चार कोष्ठीय हृदय, इनमें दो आलिंद और दो निलय होते हैं। केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि केवल पादप में कौन सा पाया जाता है? तो केवल पादप में जो है प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं, जो पौधे को अलग अलग रंग प्रदान करता है। कुछ लवक का काम होता है पौधे के पत्तियों को रंग प्रदान करना, कुछ लवक का काम होता है बीजों को रंग प्रदान करना, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी प्लास्टिड हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप इसे 2000% कर लीजिए, गलत कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन बिना पढ़े आप ऐसे तुक्का लगाने का प्रयास किए या केवल साउंड सुने और बनाने का प्रयास किए तो गलत कर देंगे सवाल को। यहाँ पे जीवाणु कह रहा है कि बैक्टीरिया का जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लिकन का बना होता है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाए तो काइटिन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, लेकिन कवक और शैवाल का अगर देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे दो चीज़, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन का बना होता है, लेकिन शैवाल का जो बना होता है
ये काइटिन और हेमीसेल्युलोज से बना होता है। आपको पता होगा कि कवक और शैवाल के मध्य जो संबंध होता है वो सहजीव सहचर्य संबंध होता है, जिसको हेलोटिज्म कहा जाता है, जिसमें कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और शैवाल के पास जैसे खनिज लवण सम उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है कवक का काम होता है शैवाल को देना, जैसे जमीन से खनिज लवण या जल का परिवहन करना, ये कवक का काम होता है, जबकि शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ये भाग लेता है शैवाल, और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। तो आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हैं, यह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ये वर्ष 2018 में जो ALP प्लस ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जंतु जगत का संभवतः सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो ये आर्थ्रोपोडा है, ये याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा जा रहा है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब होता है कि वैसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करे। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वो अग्नाशय है, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और अग्नाशय जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय को हम पैनक्रियाज कहते हैं, और यहीं से अग्नाशय के ही बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है। तो सोडा वाटर जो है एक प्रकार का फोम है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एरोसोल में आप कह सकते हैं धुंध, धुआं और कोहरा, ठीक है। धुंध, धुआं, कोहरा, बादल, इस सबको आप एरोसोल में मान लेंगे। पायस में विकल्प, जैसे अगर पायस की बात करें तो पायस में क्या सब हो सकता है। पायस में आप कह सकते हैं कि जैसे कि पूछा जाता है दूध क्या है, तो दूध एक पायस कोलाइडी तंत्र है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फोम, तो फोम तो पता है कि सोडा वाटर ये सब जो क्या है फोम है। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ये जो है पी ब्लॉक का गुण है ये, इसमें सभी धातु, अधातु, उपधातु पाए जाते हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व है ये हीलियम है। तो हम जूम करते हैं इसे ताकि अच्छे से रीड कर पाए। सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व है ये हीलियम है, लेकिन न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व पूछा जाए तो सीजियम हो जाएगा, और सौर सेल में सीजियम का भी प्रयोग होता है। फ्लोरीन की बात करें तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा जाए तो फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक क्या है, फ्लोरीन है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर किसने किया। तो ये जो क्या था नील्स बोर ने किया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर। शराब का पीएच मान कितना होता है। तो 2.8 होता है। 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। 2.4 होता है सिरका का पीएच मान। चूँकि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल का पूछा जाए सूत्र क्या होता है तो C2H2 होता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो एल्कोहल से जो ईथर बनाया जाता है इसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाएगा, जबकि निकेल का प्रयोग किया जाता है जब हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा जो वनस्पति घी बनाया जाता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग करता है। तो साबुन ग्रीज को हटाएगा ये पायशीकरण के द्वारा, लेकिन फिटकिरी जो गंदेले पानी को साफ करता है स्कंदन के द्वारा। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे दोनों प्रश्न को, कि साबुन जो ग्रीज को हटाएगा वो पायशीकरण के द्वारा, लेकिन फिटकिरी जो गंदले पानी को साफ करता है ये स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करें कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लंदन में है, और ये 1948 में स्थापित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन।
भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये बाघ है। 1973 में ऑपरेशन ये टाइगर में आया था ना, टाइगर परियोजना 1973, और 1973 में ही भारत का जो राष्ट्रीय पशु बना बाघ बना। उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। हाथी को 2010 में भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है। आपको चिन्ह और उससे संबंधित जो उद्देश्य उसका वो बताना है कि ऑलिव की शाखा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। पहला पॉइंट ही गलत है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक जो है ये है, हम आपको देखिए कैसे याद करवाते भी, कलम। कलम प्लस कमल, ये दोनों को एक ही साथ याद करेंगे। कलम और कमल जो है ये दोनों संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कबूतर पक्षी जो है ये शांति का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, लेकिन झुका झंडा शोक का प्रतीक है। तो दिए गए विकल्प में ए गलत हो जाएगा। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया था, लेकिन आगरा का मोती मस्जिद जो है शाहजहां बनवाया था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, वो है 14 नवंबर। बाल दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और याद रखेंगे कि लेकिन ये पूछा जाए कि सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को। इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न का डिस्कशन किया है। अगर आप यहाँ तक बने रहे होंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करवाने का प्रयास किया। अगर आपको के मन में किसी प्रकार का शिकायत है तो कमेंट करके कर सकते हैं, हम आपको प्रयास करेंगे जवाब देने का। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।